चैप्टर है बड़े भाई साहब, और इस चैप्टर के 8th पार्ट में मीन्स लास्ट पार्ट में हम आ गए हैं। क्या पढ़ा हमने आज तक? बड़े भाई साहब के डर से छोटा भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, फिर एग्ज़ाम हुआ, छोटा भाई पास हो गया, बड़े भाई फेल हुए। अगली साल बड़े भाई ने खूब मेहनत की, बड़ी मेहनत की, उसके बाद भी वे फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो बड़े भाई को लगा मन ही मन कि अब मैं छोटे भाई को थोड़ा कम डांट सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बड़ा भाई जो था वो थोड़ा सा डांटना छोड़ दिया छोटे भाई को। छोटे भाई को इस बात का फायदा मिला, वो उस बात का फायदा उठाकर पतंग उड़ाना और दुनिया भर के काम करने लगा, और उसे लगता था कि बड़े भाई अब चूंकि फेल हो गए हैं इसलिए ही हैज नो राइट फॉर स्कॉल्डिंग मी। क्लियर? अब क्या हुआ, नाउ व्हेन younger brother is doing so many things, so many mischievous things, so many activities he is doing, and he is not very much afraid of the elder brother. So this time what happened, one day when the younger brother was running for catching one kite, at the same time bhai sahab was coming from the market. तो उन्होंने क्या हुआ, छोटा भाई दौड़ रहा है और बड़ा भाई बाजार से वापस लौट रहा है। द यंगर ब्रदर इज नॉट लुकिंग एट द एल्डर ब्रदर, एंड व्हेन द यंगर ब्रदर इज लुकिंग एट द स्काई एंड द एल्डर ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वे दोनों एक जगह आकर के रास्ते में टकरा गए। ठीक है, टकरा गए, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया छोटे भाई का, और क्या किया, क्या किया उसने छोटे भाई को समझाना शुरू कर दिया कि बहुत सारी चीज़ें, तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। और सबसे आखिर में जो लास्ट पार्ट आपने देखा था उसमें क्या डायलॉग है बड़े भाई का? बड़ा भाई कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो 5 साल का अंतर है, द गैप बिटवीन यू एंड मी ऑफ 5 years, इवन गॉड कैनॉट रिमूव दैट। मीन्स मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और पूरी जिंदगी 5 साल बड़ा रहूंगा। ठीक है, ये था आपका पिछला एपिसोड। इस एपिसोड में क्या होगा देखते हैं। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर है ना? मुझे दुनिया का और जिंदगी का, दुनिया मतलब, वैसे तो दुनिया का मतलब होता है वर्ल्ड, लेकिन आप इसे समाज या सोसाइटी भी समझ सकते हैं। मुझे इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, इस सोसाइटी का और जिंदगी का, जिंदगी यानी जिंदगी मतलब लाइफ, मुझे अपनी लाइफ का जो तजुर्बा है, एक उर्दू का शब्द है तजुर्बा, इसका मतलब होता है, हिंदी में हो जाएगा अनुभव, और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुझे जिंदगी का और इस दुनिया का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे तुम MA, DPhil और D.Lit ही क्यों न हो जाओ। कुछ यहाँ पे डिग्री होती है, उनके नाम दिए गए हैं। एक है MA, इसे कहते हैं, MA मीन्स क्या होता है? MA मतलब MA होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, जब आप इंटरमीडिएट करते हैं, 12th पास करते हैं, आफ्टर 12th यू गो फॉर ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है ना?
तो ग्रेजुएशन में आप बैचलर वाली डिग्री हासिल करते हैं, ठीक है। बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, बी होता है उसमें लगा हुआ, मींस बैचलर। जैसे बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, दिस इज आफ्टर 12, ठीक है ना, 12 के बाद आप करते हैं। और वैसे बीए जब कर लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू गो फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना। यानी पहले तो 1 to 12 तक आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बीए मींस 3 years कोर्स, फिर एमए मींस 2 years कोर्स, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि चाहे तुम एमए कर लो, चाहे तुम मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लो। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप अभी 5-10 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, एमए में केवल 1 सब्जेक्ट पढ़नी होती है, ओनली 1 सब्जेक्ट, है ना। लेकिन उसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, अंडरस्टूड है ना। तो ये तो बात हो गई एमए की। कह रहे हैं कि चाहे तुम एमए डी फिल, एक है फिल से होता है फिलॉसफी, और डी मतलब डॉक्टर, डी फिल मींस डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और एक है डी लिट, लिट मींस लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये डिग्री है, आज भी बहुत सारी चीजें होती है ना। आप देखेंगे एमफिल लोग करते हैं, पीएचडी मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद कुछ लोग एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी में जाते हैं, कुछ पीएचडी में जाते हैं। पीएचडी सुना है नाम कभी? तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, तो कुछ पीएचडी में जाते हैं। कुल मिला के भाई साहब क्या कह रहे हैं कि तुम चाहे एमए कर लो, चाहे डीफिल कर लो, चाहे डीलिट कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्री ले लो, बट आई एम सीनियर टू यू, आई एम 5 years older than you and I have much more experience and that experience will be forever, ठीक है। मैं हमेशा तुमसे बड़ा रहूंगा। क्लियर है यहां तक बात? किताबें लिख रहे हैं कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। जो समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझना, जो अंडरस्टैंडिंग है वो केवल किताब पढ़ने से नहीं आती है। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? दुनिया देखने से आती है। किताबें मान लो तुमने ढेर सारी पढ़ ली, है ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सबका नॉलेज प्राप्त कर लिया, बहुत सारा नॉलेज हो गया, बट फॉर द आउटसाइड ऑफ योर होम, आउटसाइड ऑफ योर कैंपस, यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग, देन इट इज useless. All the bookish knowledge is worthless that time, because with this bookish knowledge you should have some practical knowledge also. आपको बाहर जाके सब्जी खरीदनी है, ये तो हमने किताब में पढ़ाया नहीं, then how you will survive? आपको टैक्सी से जाना है, बाहर शिलोंग जाना है, आपको पता ही नहीं कि टैक्सी मिलती कहाँ है और कैसे वहाँ से जाएंगे और शिलोंग उतर के क्या करेंगे। मतलब जो भी दुनिया की अपने लाइफ की छोटी छोटी चीजें हैं, if those things you will not know, then only reading the books is not enough for your life, ठीक है। कहते, और देखिए बहुत से लोग हैं, one thing the elder brother was saying that previously after passing class 8th लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे, मतलब बड़ी बड़ी डिग्री लिए बिना बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते थे वो। यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि केवल बुकिश नॉलेज, केवल किताबों का ज्ञान पाने से नहीं कुछ होता है। पहले जमाने के जो लोग थे, आप बड़े बड़े राइटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग स्कूल ही नहीं गए, लेकिन उन्होंने कितने सारे काम किया। एडिसन का नाम सुना है? थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो उसको स्कूल से भगा दिया गया, भाई तुम नहीं पढ़ सकते हो, मतलब उसको पढ़ना नहीं आता था। तो उसको स्कूल से वापस भेज दिया गया और उसकी माँ ने उसको घर पे पढ़ा और आगे चल के उतना बड़ा साइंटिस्ट बना। आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं उनको सब कुछ भूल जाता था, उनको पढ़ने लिखने नहीं मतलब में प्रॉब्लम होती थी। बहुत सारे लोगों के बारे में है ऐसे। मेंडल के बारे में आप क्लास 9th और 10th में आएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे।
उनको भी स्कूल कभी अच्छा नहीं लगा, स्कूल से उनका नाता ठीक नहीं रहा, स्कूल से भाग जाते थे वो। बाद में चल करके उन्होंने मटर के पौधे पर एक रिसर्च किया, एंड वी ऑल आर जस्ट रीडिंग दो दैट रिसर्च इन आर बुक्स, है ना। बहुत सारी चीजें उन्होंने रिसर्च करके बताई। तो बात ये है, बात ये नहीं कह रहा हूं कि मैं स्कूल छोड़ के भाग जाओ ना, नहीं ऐसा कहना ही। सर बोले थे कि मेंडल और एडिसन स्कूल छोड़ के भागे थे तो हम भी भागेंगे। तो आप, ये जरूरी नहीं कि केवल किताबें पढ़ी जाएं, जरूरी ये है कि नॉलेज गेन की जाए, कहीं से भी गेन करो। ये मैटर नहीं है कि आप कहां से नॉलेज ले रहे हो, ठीक है ना। सही नॉलेज लो, अच्छा ज्ञान लो, कहां से लोगे ये फर्क नहीं पड़ता। आगे एग्जाम्पल देते हैं, और दिस एग्जाम्पल इज अप्लाइड टू ऑल ऑफ अस राइट नाउ। फॉर यू, सम ऑफ योर पेरेंट्स will be having some degree and all, but in our time also our parents were not well educated. लेकिन ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं है, they are not knowing anything, they are knowing so many things better than us. बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। कहते हैं हमारी अम्मा ने, अम्मा समझते हो ना, अम्मा मतलब माँ, माँ मीन्स मदर। क्या है कि हमारी अम्मा ने कहते हैं हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया। दर्जा मतलब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, दर्जा मीन्स, ठीक है, अम्मा या अम्मा दोनों लिखते हैं। कोई दर्जा पास नहीं किया। और दादा भी, दादा ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, व्हाट इज दादा? ग्रैंडफादर, नो। दादा माने ग्रैंडफादर भी होता है, लेकिन प्रीवियसली इन फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आई हैव टोल्ड यू दैट हियर दादा मीन्स इफ यू कैन नॉट आंसर, इट मीन्स यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो। यस और नो? दादा मीन्स फादर। वन सेंटेंस वॉज देयर, जब छोटा भाई was wasting time, then elder brother told him, elder brother asked him to go to home, just quit the study and go to home. और एक सेंटेंस आया था, क्यों दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए बर्बाद करते हो? Why you are wasting hard earned money of our father? That place I have told you, दादा means father here. दादा बंगाली में एल्डर ब्रदर को भी बोलते हैं, दादा ग्रैंडफादर भी होते हैं, दादा फादर भी होते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना कहां पे कौन सा यूज होगा, ठीक है। हियर फादर, और दादा भी और हमारे फादर भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। आवर फादर हैज नॉट पास्ड 5th और 6th क्लास, मीन्स 5th या 6th के आगे मेरे फादर, हमारे फादर ने पढ़ाई नहीं की है, और हमारी अम्मा तो स्कूल ही नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता है, ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन हम दोनों, वी बोथ द ब्रदर्स, चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, हम पूरी दुनिया का सारा नॉलेज ले लें, लेकिन अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का, समझाना मतलब टू मेक अस अंडरस्टैंड, सुधारना मतलब इंप्रूव करना, ठीक है ना। अधिकार, अधिकार क्या होता है? बार बार एक ही चीज लिखेंगे नहीं, अधिकार मीन्स राइट। हम लोग चाहे दुनिया की सारी नॉलेज ले लें, बट आवर फादर, आवर मदर मीन्स आवर पेरेंट्स विल हैव द राइट टू मेक अस अंडरस्टैंड एंड टू मेक अस इंप्रूव। हमें इंप्रूव करने का, हमको डांटने का, हमको समझाने का, हमको सिखाने का जो राइट है वो उनके पास हमेशा रहेगा, इवन when they have not passed any class, they have not any degree. Clear? आगे, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं। जन्मदाता, जन्म मतलब बर्थ, ठीक है, और दाता मीन्स देने वाला, जन्म देने वाला मीन्स कौन?
कौन? पेरेंट्स. दे आर हैविंग द राइट टू स्कॉल्ड अस, टू मेक अस अंडरस्टैंड, नॉट ओनली बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स, बट इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है. दे आर नॉट हैविंग द राइट टू स्कॉल्ड अस ओनली बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स. दे आर हैविंग द राइट टू स्कॉल्ड अस बिकॉज दे आर हैविंग मच मोर नॉलेज देन अस अबाउट दिस वर्ल्ड. इस दुनिया का एक्सपीरियंस, इस वर्ल्ड का एक्सपीरियंस उनके पास हमसे ज्यादा है. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है यहां तक? आगे, अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है? राज व्यवस्था मतलब रूलिंग, शासन. ठीक है, किस तरह की रूलिंग है, कैसा सिस्टम है वहां का? जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, वहां पर रूलिंग का सिस्टम कैसा है? और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए थे? 8वें मीन्स 8th. हेनरी, हेनरी कौन है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. हेनरी कौन? इंग्लैंड के राजा. इंग्लैंड के जो राजा हुए हेनरी, उनके बाद फिर हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3 ऐसे करके आपको ऑलरेडी ये चीज बताई जा चुकी है कि राजाओं के नाम क्या के 1st, 2nd, 3rd, 4th लगा करके और भी राजा शासन करते थे. तो हेनरी 8वें ने मीन्स हेनरी 8th ने कितने ब्याह किए थे? ब्याह यानी विवाह. विवाह मीन्स क्या होता है? विवाह मतलब हेनरी 8th ने कितनी शादी विवाह कितनी शादियां की थी? और आकाश में कितने नक्षत्र हैं? पढ़ना भी सीख लो. कैसे पढ़ेंगे? यह है 9. ठीक है ना? ये क्या है? इसको क्या पढ़ते हैं? ये लेटर पहचान रहे हैं कि नहीं? कौन सा लेटर है ये? बताइए बताइए बताइए. अक्ष है. क्ष. क्ष. क्ष मीन्स KSH. ठीक है, ये है NA फॉर न. KSH मीन्स क्ष. इसमें हाफ का होता है और क्ष होता है. ठीक है, और व्हाट इज दिस? इसमें हाफ त है और क्या है? र है. अब पढ़िए, इंग्लिश वाला पढ़िए. नक्षत्र. नक्षत्र मतलब होता है आकाश में कितने तारे हैं या कितने नक्षत्र हैं. यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो. दे आर नॉट नोइंग. कौन कौन सी चीज? अमेरिका में कैसी राज व्यवस्था है? हाउ द रूलिंग सिस्टम इज देयर इन अमेरिका. हेनरी 8th ने कितने ब्याह किए थे? हाउ मेनी मैरिजेस ही हैज डन. और आकाश में कितने नक्षत्र हैं? देयर आर हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई. ये बात उनको नहीं पता है. किसको? किसको नहीं पता है? हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है. लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं, बट थाउजेंड ऑफ द थिंग्स ऐसी हैं जिनका ज्ञान, द नॉलेज ऑफ दैट, हम उन्हें मतलब उनको हमसे और तुमसे ज्यादा है. दे आर नॉट नोइंग दीज बुक्स थिंग्स. Okay, because they have not studied these books, they have not passed any class, but thousands of the things are there about which they are having much more knowledge than us. Clear है ये बात ना? आगे, आजकल तो ऐसा है कि आप जैसे बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स तो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से ये जाकर के पूछिए. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दैट दे वर एजुकेटेड और नॉट. ओके, मोस्ट ऑफ द grandfathers, grandmothers will
यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखा और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने बताई और अभी भी उनको पता है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आई हैव मच मोर नॉलेज देन माई ग्रैंडफादर और माई ग्रैंड मदर, बिकॉज दे आर हैविंग मच मोर नॉलेज, मच मोर एक्सपीरियंस दे आर हैविंग देन। दैव ना करे, दैव मतलब भगवान, ईश्वर, भगवान ना करे, भगवान ना करे नॉर्मली हम सेंटेंस में यूज करते हैं कि मैं विश करता हूं कि ऐसा ना हो, भगवान ना करे। क्या ना करे? आज मैं बीमार हो जाऊं, इफ आई विल फॉल सिक टुडे, टुडे का मतलब आज, मतलब इस समय, भगवान ना करे, लेकिन अगर मैं आज बीमार हो जाऊं तो क्या होगा? तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। कोई बीमार होना होता है तो दूसरे आदमी का हाथ पैर फूल जाता है? नहीं फूलता। तो ये क्यों लिखा हुआ है इन्होंने ऐसा? ये बात गलत है, इसको काट दिया जाए, ठीक है, काटो। हाथ पांव फूलना एक मुहावरा है, दिस इज एन इडियम विच मीन्स बहुत ज्यादा घबरा जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा घबरा जाना। तो कह रहे हैं कि इफ आई विल फॉल सिक टुडे, तो तुम क्या करोगे? तुम एकदम घबरा जाओगे। क्या? जैसे मान लो ओनली बोथ द ब्रदर्स वर लिविंग इन द हॉस्टल, नो एल्डर्स, नो पेरेंट्स आर लिविंग विद देम। When the elder brother will fall sick, then what the younger brother will do? He is not having the knowledge of the medicine, he is not having the knowledge of any doctor, है ना? तो उसको समझने का क्या करें? You just imagine, all of you, the students, that if there is no one at your home and only your father is there, and if he will fall sick, then at once what you will do? तुम एकदम बस घबरा जाओगे ना, तुम परेशान हो जाओगे कि अब मैं करूं क्या। नेबर्स के पास जाओगे, किसी को फोन करोगे, ये करें वो करें ना, बट यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग विदाउट लाइक कीपिंग योर सेल्फ नॉर्मल, यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग, है या नहीं? यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, यू विल फील योर सेल्फ इन अ ट्रबल। फिर क्या होगा? तो हाथ पांव फूलना मुहावरा है, हाथ पांव फूलने मतलब हाथ फूल के मोटा नहीं हो जाना है, ठीक है, घबरा जाना। आगे, दादा को तार देने, ठीक है ना, तार देना ये आज के समय में टू इन्फॉर्म समझ लो। और इंफॉर्मेशन कैसी? राइट नाउ इफ एनीथिंग हैपेंस देन व्हाट यू विल डू? फर्स्ट थिंग यू विल डू, जस्ट गेट योर फोन and dial a number of your some elder, some relative, some neighbor, यही करेंगे ना। उस टाइम फोन तो था नहीं, तो तार देते थे लोग। ये मतलब बहुत पहले आप जाएंगे, चिट्ठी पहले, बहुत पहले चिट्ठी थी ना, बट चिट्ठी जाने में तो टाइम लगेगा, तो चिट्ठी के बाद जो है वो टेलीग्राम आया, तार देने का सिस्टम आया। आज की तरह मोबाइल फोन के जैसे इजी सुविधा नहीं थी, बट स्टिल बहुत कम समय में एक जगह का मैसेज दूसरी जगह जा सकता था, ठीक है ना। तो किसी को इन्फॉर्म करना यानी सूचना देना। तो तुम क्या करोगे? मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? दादा को तार दोगे, तुम पापा को इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। इसके सिवा एक शब्द है सिवा। सिवा मतलब होता है, ये भी शब्द आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूं। तो एक्सेप्ट इन्फॉर्मिंग आवर फादर यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मीन्स उनको तार देने के अलावा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, तुम्हें भी नहीं आएगा, है ना। आप बच्चे, आप इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, ओनली दैट पर्सन इज देयर इन द हाउस एंड दैट वन इज इल, देन व्हाट यू विल डू दैट टाइम? गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, क्या बैठा करके डॉक्टर का भी नहीं देखा है आपने, वेयर द डॉक्टर लिव्स ना, मेडिसिन आपको कुछ पता नहीं है, तो आप घबरा जाएंगे। बट इफ एट योर प्लेस आवर फादर विल बी देयर, देन व्हाट ही विल डू? वो भी घबराएंगे या नहीं घबराएंगे? अगर आप बीमार पड़ गए और पापा जो हैं वो आपको देख रहे हैं, तो वो भी वैसे ही घबराएंगे या नहीं घबराएंगे? वो भी घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं
लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो, अगर आवर फादर विल बी एट योर प्लेस, तो किसी को तार ना दे। ही विल नॉट सेंड मैसेज टू एनीवन, ही विल नॉट कॉल एनीवन। किसको कॉल करेंगे? ही इज एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। न घबराएं, न तो घबराएंगे, न बदहवास। बदहवास भी उर्दू का शब्द है, इसका मतलब ये होता है बहुत ज्यादा घबरा जाना, बहुत ज्यादा परेशान। तो न तो बहुत ज्यादा वो घबराएंगे, न किसी को तार देंगे। क्या करेंगे वो? पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मर्ज या मर्ज दोनों का मतलब दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का मतलब होता है रोग यानी डिजीज। जब तुम इल होगे, जब तुम बीमार पड़ोगे, तो ही विल नॉट इन्फॉर्म एनीवन, ही विल फर्स्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज, ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिजीज। ठीक है ना, कि हुआ क्या है इसको। पहला काम तो यही होता है ना, फर्स्ट ही विल आइडेंटिफाई द डिजीज एंड देन ही विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट, है ना, जो फर्स्ट एड होता है। जैसे नॉर्मली किसी को बुखार होता है, किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का सर दर्द कर, पहले घर पे ही कुछ कुछ करते हैं ना, बाद में डॉक्टर के पास जाना होता है। यस और नो? तो पहले वो आपकी डिजीज को, आपके इलनेस के रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे एंड ही विल स्टार्ट द इनिशियल ट्रीटमेंट। ठीक है ना? उसमें सफल ना हुए, इफ यू विल नॉट गेट सक्सेस, मीन्स अगर उनके ट्रीटमेंट से आपको फायदा नहीं होता है, यू आर नॉट गेटिंग वेल, देन व्हाट विल हैपन? तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, तो ही विल कॉल सम डॉक्टर। ठीक है, मतलब अब देखो यहां पे क्या कंपैरिजन किया जा रहा है। He has not passed any class, still he is having much more experience than us. If somebody will fall ill, then we will be in deep trouble, we will think, and we will not able to do anything. But in the same place, if our father is there, then he will not be feeling that trouble, he will start dealing with the situation. Is it clear? बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलनेस, ये तो बहुत बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले, कि बोथ द ब्रदर्स आर लिविंग इन अ हॉस्टल। तो जब आप घर से दूर रह रहे हैं, तो पेरेंट्स विल बी सेंडिंग सम मनी टू यू, है ना, आपको फी देनी है, आपको रूम रेंट देना है, आपको खाना पीना है ना। फॉर ऑल दीज थिंग्स पेरेंट्स विल सेंड यू सम मनी मंथली। तो क्या करते हैं बच्चे, उनको तो इतना भी आइडिया नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस और इतना नहीं है, इतनी उनमें इतने वो सिंसियर नहीं है कि वो उस पैसे को संभाल के रखें और पूरे महीने चलाएं। जब पैसा आता है तो लगता है खूब सारा पैसा है, खूब सारी चीज़ें खरीद लो, जल्दी जल्दी सारा पैसा हो जाता है ख़त्म, और फिर लास्ट में क्या होता है, खाली हो गया जेब, उसके बाद से सारी चीजें खाना पीना बंद, है ना। किसी का पैसा बकाया कर लिया, किसी से उधार ले लिया, फिर उसके सामने नहीं जाएंगे कि हाउ वी विल रिटर्न बिकॉज वी आर नॉट हैविंग मनी। तो कह रहे हैं कि हमको तो इतना भी नहीं पता कि 1 मंथ के लिए जो पैसा पेरेंट्स ने भेजा है उसको 1 मंथ तक कैसे चलाएं। ठीक है ना। जो कुछ दादा भेजते हैं, वॉट एवर मनी आवर फादर सेंड, उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते। 20 मतलब बोलो भाई, आर पाव है। 20-22 मतलब आर पाव आर। 20-22 मतलब 20th और 22nd डेट की बात कर रहे हैं ये, है ना, ऑफ एवरी मंथ। मान लो डेट फर्स्ट को उन्होंने पैसा भेज दिया, तो हम उस पैसे को चलाना कब तक है, 30 तक या 31st तक चलाना है। बट वी फिनिश दैट अमाउंट टिल 20th और 22nd, 20-22 तक। रेस्ट 1 वीक हाउ वी विल लिव, हमको नहीं पता है कि उसको 30th तक कैसे ले जाना है ना। जल्दी जल्दी हम लोग खर्च कर देते हैं।
फिर क्या होता है, पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं, ठीक है। मुहताज मतलब किसी चीज की कमी महसूस होना, है ना, लैक फील करना किसी चीज का। तो फिर हम क्या होता है, पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। एक एक पैसा हमारे लिए, एक एक पैसे की हमको कमी महसूस होने लगती है। वी आर नॉट हैविंग मनी दैट टाइम आफ्टर 22nd, आफ्टर 20 और 22nd। फिर क्या होता है, नाश्ता बंद हो जाता है। जब पैसा ही नहीं है तो नाश्ता बंद हो जाता है। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। धोबी और नाई समझते हो ना? धोबी मतलब क्या होता है? तो आपको कपड़े धुलवाने हैं, कपड़े आयरन करवाने हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। इसका पैसा बाकी कर लिया है तो आप उसके सामने, उसके घर के सामने नहीं जाएंगे, अदरवाइज वो मांगेगा ना पैसा अपना। बाल कटवाए हैं, नाई के पास क्यों जाएंगे? बाल कटवाए हैं, अब पैसा उसका नहीं दिया है आपने, जाएंगे तो मांगेगा ना, तो आप इसके पास भी नहीं जाते। इनसे मुंह चुराने लगते हैं। मुंह चुराने का मतलब छिपना, उसको इग्नोर करना, उससे दूर भागना किसी चीज से। नाई और धोबी से मुंह चुराने लगते हैं, मतलब उनसे छिपने लगते हैं कि इफ वी विल फेस देम देन दे विल आस्क फॉर मनी, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये तो है हम लोग करते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, द मनी वी आर स्पेंडिंग टुडे, उसके आधे में, ओनली इन द हाफ ऑफ दैट, दादा ने, हमारे पापा ने, फादर ने अपनी उम्र का, अपनी एज का एक बड़ा भाग, एक बड़ा पोर्शन, उम्र का बड़ा भाग मीन्स अगर उनकी एज 50 ईयर्स है मान लो, तो 50 ईयर्स का एक बड़ा भाग मीन्स ऑलमोस्ट 25, 30, 20 ईयर्स, मतलब ऐसा लिखा नहीं है कुछ, बड़ा भाग मतलब एक बड़ा पार्ट 20, 25, 30 ईयर्स, उसमें से इज्जत, इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत तो जानते हो ना, और नेक नामी एक शब्द है। नेक मतलब होता है अच्छा, नामी मतलब नाम, अच्छा नाम, मतलब इसका मतलब ये हो गया रिस्पेक्ट या प्रतिष्ठा, ठीक है ना। किसी का नाम अच्छा है, नाम अच्छा है इसका मतलब नहीं कि उसका नाम बहुत सुंदर है, नो। किसी इंसान का नाम बहुत अच्छा बना हुआ है, इट मीन्स लोगों के अंदर उसके प्रति रिस्पेक्ट है, लोग उसको अच्छा मानते हैं, ठीक है ना, है ना। नेक नामी मतलब किसी का नाम अच्छा होना, नाम अच्छा होना मतलब नहीं बहुत नाम उसका बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे लेटर से बना हुआ, नो, उसका बहुत रिस्पेक्ट है अपने आसपास, लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, उसको अच्छा समझते हैं। तो हमारे पिता ने इस पैसे के आधे पैसे में अपनी लाइफ के एक बड़े पार्ट को बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निभाया है। निभाना मतलब बेयर करना, किसी चीज को कंटिन्यू करना, और कुटुंब का पालन किया है। कुटुंब माने परिवार, परिवार मतलब फैमिली, ठीक है। तो उन्होंने इसके आधे पैसे में उन्होंने बहुत अच्छे से अपना परिवार चलाया है और बड़ी इज्जत के साथ रहे। ऐसा नहीं कि बस नाई और धोबी से मुंह चुराते रहे हैं, तब कहां रिस्पेक्ट रह जाएगी, ठीक है। और वो भी कौन सा परिवार, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे, एंड टोटल मेंबर्स वर 9 इन दैट फैमिली। और उस 9 मेंबर्स की फैमिली को बहुत अच्छे से, हमारे जो खर्च करते हैं हम लोग पैसे, उसके आधे पैसे में बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने उस परिवार को आगे बढ़ाया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ अभी। आगे एक और एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, जो हमारे हेडमास्टर, हेडमास्टर समझते हो, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वैसे जो प्राइमरी होती है उसमें हेडमास्टर होते हैं, ठीक है ना। मास्टर्स के हेड यानी उनके चीफ, जो मेन टीचर हैं उनके,
प्रिंसिपल आज के इस स्कूल की तरह। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, पूछ रहे हैं कि एमए है कि नहीं। मींस उनके कहने का मतलब नहीं पूछ रहे बताओ एमए है कि नहीं, ही वांटेड टू से दैट ही इज होल्डिंग एमए डिग्री। एमए अभी बताया ना, कह रहे हैं कि जो अपने हेडमास्टर हैं, जो अपने प्रिंसिपल हैं, वो क्या है, वो एमए हैं, मींस मास्टर ऑफ आर्ट्स। मतलब देखो आज के समय में मास्टर्स की डिग्री लेना इजी है, हर कोई मास्टर्स की डिग्री है, यूजी और पीजी हर कोई कर ले रहा है। दैट टाइम लोग ऐसे नहीं होते थे, मतलब मास्टर होना मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी उस समय, ठीक है। बीए कर लेना या इंटर भी पास कर लेना बहुत बड़ी बात होती थी। आपने पढ़ा है ना, 8th पास करके ऑफिसर बन जाते थे। तो कह रहे हैं कि हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं वो एमए हैं, और वो भी एमए इंडिया से नहीं, ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड जानते हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विदेश से एमए किए हुए हैं, फॉरेन रिटर्न है, मतलब फॉरेन से पढ़ाई करके आए हैं। और क्या है, 1000 रुपया पाते हैं, ठीक है। 1000, आज तुम सोचोगे कि 1000 कौन बड़ी बात है, लेकिन आज के 100 साल पहले अगर तुम जाओ जरा, तो वो 1000 को 1 लाख में आप कन्वर्ट कर लो, है ना। आज के टाइम में 1 लाख रुपए हो तो बड़ी बात हो गई ना। तो कह रहे हैं कि 1000 रुपए पाते हैं, मतलब उस समय की बात हो रही है, 1000 रुपए उनकी सैलरी है, लेकिन उनके घर का इंतजाम, ये भी उर्दू का शब्द है। इंतजाम मतलब होता है व्यवस्था, और व्यवस्था का मतलब होता है, व्यवस्था मतलब होता है मैनेजमेंट, अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। उनके घर का अरेंजमेंट, उनके घर का मैनेजमेंट कौन देखता है, उनकी मां, उनकी बूढ़ी मां। हेडमास्टर साहब हैं, एमए हैं, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, लेकिन घर का मैनेजमेंट, घर का अरेंजमेंट कौन करता है, उनकी बूढ़ी मां। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहां बेकार हो गई। द डिग्री ही हैज गॉट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इज नाउ वर्थलेस। इन व्हाट, in the arrangement, in the management of his house, his home, okay। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, previously he was doing the arrangement himself। खर्च पूरा न पड़ता था, लेकिन 1000 रुपए जो है वो कम पड़ जाते थे, ठीक है ना। कर्जदार रहते थे, कर्जदार, कर्ज का मतलब होता है डेट। डेट समझते हो, DATE नहीं, DEBT, DEBT, डेट बोलते हैं, बी नहीं पढ़ते हैं। डेट मतलब होता है कर्ज। कर्जदार मतलब हमेशा डेट में रहना, हमेशा किसी से पैसा लिए हुए रहना, है ना। तो हो गया इन डेट, मतलब वो कर्ज में रहते थे। फिर जब से उनकी माताजी ने, जब से उनकी मदर ने प्रबंध मतलब अभी मैंने इंतजाम था, उसका एक शब्द है व्यवस्था, और इसी का दूसरा शब्द है प्रबंध, ठीक है। प्रबंध मतलब भी मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजर सब सुने हैं ना, मैनेजर हिंदी में हो जाता है प्रबंधक। तो कह रहे हैं कि उनकी माताजी ने जब से मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लेना मतलब जब से उनकी मां ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात की जिम्मेदारी ली है कि अब से मैं मैनेजमेंट घर का देखूंगी। घर में जैसे लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, लेकिन गॉडेस लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि घर में लक्ष्मी जी आ गई हैं। लक्ष्मी को कनेक्ट किया जाता, लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी जो है उसको माना जाता है कि वो धन की देवी है, मतलब प्रॉस्पेरिटी की गॉडेस है, ठीक है। तो जब से उनकी मां ने अरेंजमेंट हाथ में लिया, तब से घर में प्रॉस्पेरिटी आ गई, लक्ष्मी आ गई है, मतलब प्रॉस्पेरिटी आ गई है, ठीक है। पहले कर्ज में रहते थे, अब एकदम आराम से रह रहे हैं, मतलब अब वो लोग प्रॉस्पेरिटी आ गई उनके घर में, ठीक है। मीन्स बात क्या हुई, बात ये हुई कि चाहे कोई इंसान कहीं का पढ़ा हुआ हो, कैसा भी हो,
वो केवल डिग्री लेने के बेसिस पे हम नहीं कह सकते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, हर फील्ड में वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, और बहुत ज़्यादा समझदार वो है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो भाईजान इतनी सारी बातें बताते हैं और कहते हैं तो भाईजान, तो भाईजान मतलब भाई, या गरूर या गुरूर दोनों होता है, इसका मतलब होता है घमंड। ठीक है ना, ईगो। ये घमंड अपने मन से निकाल डालो। तुम्हारे अंदर ये घमंड है ना, यू हैव पास्ड वन क्लास, अगेन यू हैव पास्ड वन क्लास एंड आई हैव बोथ द टाइम्स आई फेल्ड, तो तुम्हारे अंदर ये घमंड आ गया होगा कि तुम मेरे समीप आ गए हो। समीप मतलब होता है, क्या होता है समीप माने? पास या नियर। कह रहे हैं कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। यू आर वेरी नियर टू मी, ओनली वन क्लास जूनियर टू मी, मीन्स वेरी नियर, प्रीवियसली इट वॉज 3 क्लास गैप। तुम मेरे पास आ गए और नाउ यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये बात अपने मन से निकाल दो। मेरे देखते मतलब जब तक मैं, देखना मतलब मॉनिटर करना, मेरे देखते जब तक मैं मॉनिटर कर रहा हूं तुम बेराह न चल पाओगे। बेराह, देखो बार बार मैं ये बता रहा हूं आपको, बे इज अ प्रीफिक्स इन अरबिक ऑल्सो इन उर्दू और अरबी में बे क्या है? प्रीफिक्स है। और बे का मतलब होता है क्या? बे प्रीफिक्स जब लग जाता है तो उसका मतलब होता है विदाउट या लेस। जैसे बेईमान है ना, ईमान मीन्स ऑनेस्टी, बेईमान मतलब डिसऑनेस्ट, डिस हो गया उसका मतलब ना। ऐसे ही बेइज्जत, इज्जत का रेस्पेक्ट, बेइज्जत मतलब किसी को मतलब बेइज्जत कर देना, मतलब उसकी इंसल्ट कर देना। ठीक है ना। बेराह, राह मतलब पाथ, सही रास्ता। बेराह मतलब राह के बिना, मतलब सही पाथ के बिना, मतलब गलत रास्ते पर। ठीक है ना। मीनिंग समझ लेना इसकी। राह का मतलब पाथ, बे मतलब विदाउट, विदाउट पाथ मीन्स मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे, मीन्स किसी गलत रास्ते पर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ओनली वन क्लास आई एम जूनियर, सो माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर विल नॉट स्कॉल्ड मी, बट जब तक मैं देखूंगा तब तक मेरे देखते हुए तुम रॉन्ग पाथ पर, तुम गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। ठीक है। और आगे कहते हैं अगर तुम यूं न मानोगे, कह रहे हैं कि अगर तुम यूं न मानोगे, यूं, यूं मतलब होता है इस तरह, ऐसे, कैसे, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे। अगर तुम इस तरह से नहीं मानोगे, इस तरह यानी जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, अगर उस तरह से तुम नहीं मानोगे, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे नहीं मानोगे तो मैं, ब्रैकेट में लिखा थप्पड़ दिखाकर, अभी तक तो मैं मुंह से समझा रहा हूं ना, अगर तुम मेरे इस तरह से समझाने से नहीं मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मतलब थप्पड़ दिखाकर कहते हैं कि अगर तुम मेरे कहने से नहीं मानोगे तो आई विल यूज दिस ऑल्सो, मतलब मैं तुम्हें पीटना शुरू करूंगा। ठीक है। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। जहर तो जानते ही हो ना, जहर मतलब पॉइजन मतलब बुरा लगना। ठीक है ना। यहाँ पे पॉइजन मतलब जहर लगने का मतलब बुरा लगना। जहर मतलब पॉइजन खाने में अच्छा थोड़ी लगता होगा, टेस्ट तो खराब आता होगा ना, चीनी जैसा तो आएगा नहीं। तो इसलिए अगर कोई चीज बहुत कड़वी है, बहुत बिटर इन टेस्ट है, बहुत बुरी है, तो हम कहते हैं कि जहर, मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही हैं, मतलब बहुत बुरी लग रही हैं। ठीक है। मैं अब इतनी बात, और आगे देखो डॉट 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 लगा, मतलब आगे भी वो कुछ बोलते तो मैं, फिर क्या हुआ, मैं उनकी इस नई युक्ति से, युक्ति का मतलब होता है आइडिया, या किसी
काम करने का तरीका। ये जो नई वाली युक्ति थी, कौन सा नया तरीका? थप्पड़ वाला। तो मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। एक शब्द है नतमस्तक। नत मतलब होता है झुका हुआ, और मस्तक का मतलब होता है सिर यानी हेड। यानी नतमस्तक हो जाना, किसी के सामने सिर झुका लेना। समझ गए ना? समझ गए? मैं उनकी इस युक्ति के आगे, जो कि यूं ना मानोगे तो ऐसे समझाऊंगा, उसके आगे मैं नतमस्तक हो गया, मतलब सिर झुका ली। सिर झुकाने का मतलब केवल ऐसे झुकाना ही नहीं होता। सिर झुकाने का मतलब किसी व्यक्ति की बातों को मान लेना, उसको अपने से बड़ा समझ करके उसके रिस्पेक्ट करना और उसकी बात मान लेना। केवल सिर झुकाना फिजिकली ये नहीं है। मुझे आज सचमुच, सचमुच मतलब रियली, ठीक है, मुझे आज सचमुच अपनी लघुता, लघु मतलब होता है छोटा, लघुता मतलब छोटेपन का, छोटापन यानी इस बात की फीलिंग कि मैं छोटा हूं। अभी तक तो मैं भी उड़ रहा था ना कि अब तो मैं पास कर गया हूं और ऐसा होगा, मुझे डांटेंगे नहीं वो। आज रियल में मुझे इस बात का, लघुता का अनुभव हुआ। आई फेल्ट दैट आई एम रियली वेरी यंगर, मतलब मुझे आज फील हुआ कि मैं उनसे बहुत यंग हूं, बहुत अभी छोटा हूं, ठीक है। और यंग एज में ही नहीं, हर चीज में, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, ठीक है। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रद्धा वर्ड सुने हैं ना? श्रद्धा कपूर सुने कि नहीं? श्रद्धा मतलब भी रेस्पेक्ट होती है। उनके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा मैं उनके रेस्पेक्ट करने लगा। मैंने सजल आंखों से, एक शब्द है सजल। देखो, शब्दों को समझने की कोशिश करो, केवल पढ़ करके मीनिंग नहीं देखनी है। सजल, जल का मतलब पानी, स का मतलब होता है, स इज अ प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है विद। स मतलब विद, जल का मतलब होता है पानी, विद वाटर। लेकिन वाटर कौन सा वाटर? पानी आंख वाला पानी। आंख वाला कौन सा पानी होता है? टीयर्स। तो सजल का मतलब होता है विद टीयर्स, क्योंकि यहां लिखा हुआ है मैंने सजल आंखों से, आंखों में पानी, आंखों का पानी मतलब आंसू ना, तो मैंने सजल आंखों से मतलब विद माई आईज विच वर फिल्ड विद टीयर्स। सज आंखों में मेरे आंसू आ गए, मैं इमोशनल हो गया, और मैंने बोला हरगिज नहीं। हरगिज नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है। हरगिज मतलब कभी नहीं। तो मैंने उनसे बोला कभी नहीं। क्या उन्होंने बोला था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इसका यूज करूंगा ना। तो मैंने बोला कि कभी नहीं मींस मैं कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपकी बात नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा। नो, इज यंगर ब्रदर इज सेइंग कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपकी बात ना मानूं, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, फरमाना मतलब कहना, आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। जो आप कह रहे हैं वो सही है और आपको उसके कहने का अधिकार है। एंड यू हैव दैट राइट टू, यू हैव द राइट टू से दैट। क्लियर? मतलब आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही बात है और उसको कहने का पूरा राइट आपके पास है। कि भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया, ठीक है, गले लगाना समझ रहे हो ना, और बोले मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता। आई एम नॉट आस्किंग यू टू जस्ट क्विट दिस काइट फ्लाइंग, मतलब ये कनकौवा उड़ाना, ये पतंग उड़ाना बिल्कुल बंद कर दो, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। मेरा भी जी ललचाता है। ललचाना मतलब किसी चीज को चाहना, किसी चीज के लिए ललचाने का वैसे नॉर्मली मीन है, लालच का मतलब होता है ग्रीड। किसी चीज के लिए लालच होना, किसी चीज के लिए ललचाना,
मतलब किसी चीज को पाने की कोशिश करना, किसी चीज को पाने की चाहत रखना मन में। मेरा भी जी ललचाता है, आई ऑल्सो विश, मैं भी चाहता हूं, आई ऑल्सो वॉन्ट दैट आई शुड गेट सम टाइम टू फ्लाई द काइट। लेकिन करूं क्या, बट क्या करूं, खुद बेराह चलूं, बेराह बता चुके हैं ना, अगर मैं खुद बेराह चलूं, अगर मैं खुद गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा, देन हाउ आई विल सेव यू। अगर बड़ा भाई जो है ना उसकी जिम्मेदारी है, अगर वही पतंगबाजी करेगा दिन भर तो छोटे भाई को कैसे रोकेगा, नहीं रोक पाएगा ना। तो कह रहे हैं कि अगर मैं गलत रास्ते पर चलूंगा तो हाउ आई विल सेव यू, मीन्स हाउ आई विल एबल टू सेव यू। यह कर्तव्य तो मेरे ही सिर है, कर्तव्य मतलब ड्यूटी, ये भी तो एक ड्यूटी है बड़े होने की ना। आप बड़ी हैं तो छोटे का ध्यान आपका, आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो छोटा अपने आप गलत रास्ते पर चलेगा, ठीक है। तो ये ड्यूटी भी तो मेरी है कि मैं तुम्हें सही एग्जाम्पल दूं, सही एग्जाम्पल तुम्हारे लिए सेट करूं। मैं गलत चलूंगा तो तुम्हें कैसे मैं बोलूंगा कि तुम मत चलो, है कि नहीं। संयोग से, संयोग मतलब क्या होता है, बहुत बार ये शब्द आया होगा, संयोग मतलब को इंसिडेंस, ठीक है। संयोग मतलब संयोग से उसी वक्त, वक्त मतलब समय, कोई इंसिडेंस हुआ ऐसा कि एट द सेम टाइम एक कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से ऐसे जा रही थी कट करके, उसकी डोर लटक रही थी। डोर, डोर माने, डोर मतलब, डोर माने दरवाजा है, डोर मीन्स डोरी, डोरी मतलब धागा, धागा मीन्स थ्रेड, थ्रेड मीन्स मांझा जो पतंग में लगा रहता है, वो मांझा नीचे लटक रहा था। अब देखो पतंग ऐसे ऊपर होगी, ऐसे ऐसे गिर रही है और उसका धागा नीचे लटक रहा है ना। तो क्या हुआ, लड़कों का एक गोल, गोल मतलब क्या होता है, हाँ? गोल मतलब झुंड, कैसे गोल मतलब तो गोल होता है, सर्किल होता है ना, गोला होता है। लेकिन यहां पर गोल का मतलब झुंड, झुंड का मतलब समूह, समूह का मतलब ग्रुप, है ना। सेना वर्ड भी आया था एक जगह। तो लड़कों का जो एक गोल था, लड़कों का जो एक ग्रुप था, वो क्या कर रहा था, पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। वो लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उस पतंग को पकड़ने के लिए। भाई साहब लंबे हैं ही, भाई साहब भाई उनके बड़े भाई हैं, लंबे थे वो। तो जो छोटे बच्चों की रीच में वो डोर, वो थ्रेड नहीं था, बट बड़े भाई चूंकि लंबे थे तो उनका हाथ ऊंचाई तक जा रहा था, उछल कर मतलब ही जस्ट जंप्ड और उसकी डोर पकड़ ली और उन्होंने उस थ्रेड को पकड़ लिया, ठीक है ना। और बेतहाशा, बिना देखे समझे इधर उधर आंख मूंद करके, और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। उन्होंने उसका धागा पकड़ लिया और दौड़ते हुए हॉस्टल की तरफ जाने लगे। देखो बताने की ये कोशिश की जा रही है कि भाई साहब के अंदर भी एक बच्चा है, वो भी चाहते हैं कि खेलें कूदें, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वो खुद खेलना कूदना शुरू करेंगे तो अपने छोटे भाई को बचाएंगे कैसे। इसलिए ये सारे काम, यहां पर पतंग गिर रही है और उसको पकड़ करके वो दौड़ रहे हैं हॉस्टल की तरफ। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो भी ऐसा करना। और एक जगह लिखा भी उन्होंने कि मेरा भी मन करता है, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर तुम्हें कैसे रोकूंगा। तो वो पतंग की डोर पकड़ करके वो हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था, मैं भी पीछे पीछे उनके दौड़ रहा था। अब बड़ा भाई जहां जहां जाएगा पीछे पीछे छोटा भाई तो उसको फॉलो करता जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से ये लंबी कहानी खत्म हो जाती है। बहुत सारी सीख है वो आज नहीं लेंगे, आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो सीख के बारे में कभी और बात करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, वीडियोस देखिए, समझने की कोशिश करिए। एंड इफ द थिंग्स आर नॉट क्लियर टू यू देन आई एम अवेलेबल, प्लीज आस्क
but try to understand the chapter nicely, try to understand the words, the sentences, the idioms, okay, and try to get the meaning. After that, whenever you will go to the next chapter and whenever you will go to the next class, then it will not be so easy that time, because like this the syllabus will be more, and like this I will not be teaching. So this is the time to learn all the things. So thanks for coming. That's all for today. Have a nice day.